Assalamu alaikum and hello. So in today's topic, we will be continuing the topic of soil, which we from where we left off. हमने जो है सॉइल ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली थी। हमने बात किया था कि कौन कौन से सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वर्म्स हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, जो इनरिच करते हैं सॉइल को और साथ में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिस तरह के राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं, ये मदद करते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। आज हम बात करेंगे सॉइल होराइजन्स की। हमने आज हमने पिछली दफा जब लिथोस्फेयर्स की बात की थी, हमने बात की थी क्रस्ट की, मेंटल की एंड कोर की। तो उसके बाद जो है अब हम आ रहे हैं सिर्फ क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर, जिसको हम सॉइल कह रहे हैं। अब उस सॉइल की लेयर के अंदर भी जो है मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है स्टडीज जो है फर्दर कंडक्ट होती हैं। जरा मैग्नीफाई कर लूं। हाँ, तो अब जो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, जो पहली लेयर होती है, उसको कहते हैं ओ होराइजन। ये होराइजन्स होते हैं सॉइल के। होराइजन्स का मतलब यही है कि आप इसको क्लासिफाई कर लें, सॉइल्स की लेयर्स या सॉइल्स के होराइजन एक ही बात है। अगर आप ओ लेयर भी लिख देंगे, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। अगर आप ओ होराइजन लिख रहे हैं तो वो भी सही है। ओ होराइजन जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसपे आप चलते हैं, जिसका आपका फुट का और हाथ का और आपका फिजिकली जो आपका जिससे कांटेक्ट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द टॉप मोस्ट लेयर। तो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, वो होराइजन है। ये सरफेस लिटर होता है। सरफेस लिटर का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पत्ते झड़ रहे होते हैं, तो झड़ने की वजह से जो उसकी मल्च होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, झड़े हुए पत्ते मौजूद होते हैं। और साथ में कुछ कभी कभार अगर कोई जानवर मर जाए तो वो भी जो है सरफेस पे डिकम्पोज हो रहा होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जरा कि हमने अभी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी की बात की थी, तो उसमें यही हमने देखा था बात को कि अगर वो न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं कर सकता है, अगर न्यूट्रिएंट पास ही नहीं हो सकता नीचे, जरा कि क्ले सॉइल है वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट और मतलब एक दूसरे से इतना ज्यादा उसके पार्टिकल से क्लोज हैं, जिसकी वजह से चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है नीचे कोई चीज जा ही नहीं सकती। तो इसकी वजह से जब भी कोई अगर डेड मटेरियल होगा, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होगा या कोई पानी की चीज होगी, तो सबसे पहली ओ होराइजन लेयर से ही नीचे नहीं जाएगी। सही है ना। अब जो सबसे सेकंड लेयर है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आफ्टर ओ होराइजन, और वो है ए होराइजन। और इसको कहते हैं टॉप सॉइल। ये है जिसकी जिसके लिए जो है काश्तकार और जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं यूरिया डालें, बड़ी कोशिश करते हैं कि मैन्यूर डाल रहे हो और ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहे हो। हर चीज करते हैं ताकि ये जरखेज रहे ऑयल सॉइल। तो सॉइल की जो जरखेजी है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स टॉप सॉइल। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, ह्यूमस जो है, ये इसके अंदर ब्रेक डाउन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, इसको ह्यूमस इसलिए कहते हैं कि बिकॉज यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल, अगर कोई जानवर मर भी गया है, वो बरी भी हो गया है, तो अब उसकी जो ब्रेक डाउन होगा, उसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टॉप सॉइल के अंदर हो रहा है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनऑर्गेनिक मटीरियल मिनरल्स यहाँ पे जो है मौजूद होते हैं। और इसी वजह से टॉप सॉइल को जरखेज करने का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें होती है। यहाँ पे हम एक और भी चीज देखेंगे कि कभी कभार जो है सॉइल के अंदर, सॉइल्स भी जो है दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की इनके अंदर जो है कैपेसिटी और किस्म होती है। हमने वैसे तो दूसरी क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं, लूम सॉइल और क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे क्या है कि मिसाल के तौर पे कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं। एसिडिक सॉइल्स का मतलब ये है कि दीज आर द सॉइल्स जिनका पीएच में जो है 6 से कम नंबर है, मतलब 6, 5, 4, 3, 2। 3, 2 तो नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ वेरी हार्मफुल एसिडिटी। लेकिन ये कि एसिडिक सॉइल्स भी होते हैं और अल्कलाइन सॉइल्स भी होते हैं। ये याद रखिएगा कि जितनी भी दुनिया की काश्तकारी होती है, जितने भी हम अभी फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जितने भी हम वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, इस मेजोरिटी जो है ये ग्रो करते हैं किसके अंदर, अल्कलाइन सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। अल्कलाइन सॉइल जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो जाता है 7 से अबव। ये याद रखिएगा, 7 इज द न्यूट्रल पीएच। जो आप पानी पीते हैं उसका पीएच क्या है, 7 है। मतलब ये कि ना वो एसिडिक है ना वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है। और जब 7 से हम ऊपर जा रहे होते हैं तो उसके बाद जो है 8, 9, 10, 11, 12। अब ये 11, 12 जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होते हैं। जिस तरह के मैंने 1, 2 की बात की थी, तो 1, 2 भी स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक होते हैं, एसिड होता है।
तो ऑब्वियसली सॉइल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो शो करता है कि इज इट इधर एसिडिक इन नेचर और इज इट इन अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है। अब ए होराइजन के बाद जो नेक्स्ट आता है होराइजन, जो बहुत एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज ई होराइजन, जो है जोन ऑफ लीचिंग। ये मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है आपकी उस जमीन के अंदर जाके जो है वो जो है ना पाथवे बनाते हुए, चूंकि पाथवे किस तरह बन रहा है, एक तो ये है कि पानी की मूवमेंट हो रही है, चूंकि सॉइल के पार्टिकल्स जो है इतने फार अवे हैं, जिसकी वजह से पानी भी मूव कर रहा है, और जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक मटेरियल भी थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, और साथ में हवा भी मूव कर रही है। तो जोन ऑफ लीचिंग में क्या है कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो जो है लीच करके जो है मतलब टपकते तो नहीं है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से समझे, इस तरह के छतें टपक रही होती हैं। तो छतें किस तरह टपकती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जगह होती है जहां से पानी जो है आराम से अपना पाथवे बना के जो है वो नीचे लीच कर जाता है, इट लीचेस आउट। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लीच डाउन कर रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है। और तो ई होराइजन में जो है जोन ऑफ लीचिंग होता है, यहाँ पे डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, और ये मूव करते हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होराइजन है, दैट इज बी होराइजन, विच इज कॉल्ड अ सबसॉइल। ये आप देख सकते हैं कि ये रूट्स की भी इन्होंने दिखाया है, जो अमूमन जो एग्रीकल्चरिस्ट जो और जितने भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनके रूट्स यहाँ तक होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो है बहुत डेप्थ तक भी जा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर कोई ट्री जो है हजारों साल या 100 साल तक भी अगर वो जो है मतलब ये कि मौजूद है, तो यकीनन उसके रूट्स जो हैं वो सब सॉइल बी होराइजन या इवन सी होराइजन तक भी जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसको इतना टाइम मिला है ग्रोथ के लिए। एक याद रखिएगा कि टाइम टाइम मतलब ये ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो अगर ग्रोथ जो हो रही है उसकी, तो उसका मतलब ये कि इसके बाद इतना ज्यादा टाइम था जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। अब बी होराइजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब सॉइल। पहले हमने ओ होराइजन देखा, उसको सरफेस लिटर कहते हैं। ए होराइजन टॉप सॉइल, ई होराइजन जोन ऑफ लीचिंग, बी होराइजन सब सॉइल। ठीक है। सब सॉइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लीच हो रहा है, जो नीचे से वो जो ऊपर से जो है जितने भी मिनरल्स हैं या वाटर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो लीच होके जो है इधर सब सॉइल में जो है मौजूद हो जाते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, मतलब यहाँ पे जमा हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा होना। तो ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स। ह्यूमिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा है ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज एक्चुअली द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर कुछ जो पानी की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो लीच नीचे गिर रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है और सॉइल के अंदर मूव कर रहा है, तो सब सॉइल में जो है यहाँ पे जमा भी हो जाता है कभी कभार। तो और यहाँ पे क्ले भी लीच डाउन हो जाता है फ्रॉम ए टू ई होराइजन। ठीक है ना, फ्रॉम अबव टू बिलो। तो बी होराइजन में जो है एक्यूमुलेशन हो जाती है और मिनरल्स की। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं, ये बाकायदा इस ई होराइजन को भी टच कर रहे हैं और साथ में बी होराइजन को भी टच कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट होराइजन, इंपॉर्टेंट होराइजन है, दैट इज सी होराइजन। यहाँ पे वेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। वेदर्ड का मतलब होता है कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं। अब ये है कि ये ओवर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सॉइल्स के बनने से पहले जो है, या अगर सॉइल रिसेंट भी बना है, तो वहां पे यकीनन जो है मिट्टी होती है, वहां पे जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और वहां पे सेडिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो वेदर्ड पेरेंट मटेरियल का मतलब ये कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये रॉक्स की जितने भी मल्टीपल रॉक्स है वहां से टूट के जो है यहाँ पे पार्टिकल्स जमा हो गए हैं। और इसी तरीके से जो है यहाँ ये वो एरिया होता है जो सबसे हार्ड होता है, और यहाँ पे जो है यहाँ से ट्रेस पास करना जो है बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये कि फिर भी आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ से जो है और फर्दर भी लीचिंग हो सकती है, और फर्दर भी मिनरल्स जो है नीचे जा सकते हैं, सी होराइजन तक भी जा सकते हैं। लेकिन बी होराइजन जो है, बी होराइजन होता है इम्परमिएबल लेयर। इम्परमिएबल या इन पेनिट्रेबल लेयर वो होती है जो मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिसको जो बिल्कुल ही एक रॉक हार्ड सरफेस है। रॉक हार्ड सरफेस का मतलब ये है कि आपको जो है बाकायदा ड्रिल करके तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह के जियोलॉजिस्ट करते हैं, जब वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो अमूमन वो फ्रॉम ए टू सी होराइजन जो है बड़े आराम से चले जाते हैं। लेकिन उनको आर होराइजन जिसको हम कह रहे हैं, आर होराइजन इज बेड रॉक,
मैं इसको ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसको देखते रहिएगा। तो ये वो लेयर है जिसमें जो है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि वो जो है क्या कहते हैं पेनिट्रेट कर सके। इवन पानी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और अगर पानी के कुछ पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं तो वो फिर आर होराइजन के बाद जो है अमूमन एक्विफर्स शुरू होते हैं। एक्विफर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी कभी कभार जो है एक्विफर्स तक भी जो है पानी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मिनरल्स के बड़े बड़े मिनरल्स की क्लम्प्स हैं पार्टिकल्स, या अगर इसके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर के भी क्लम्प ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो या वो अगर बॉन्डेड भी है एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे पेनिट्रेट अमूमन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक बेसिकली लेआउट दिया हुआ है, जो हमने अभी जो भी लेयर्स पढ़ी हैं कि ये सबसे पहली लेयर क्या है, ये ए होराइजन है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ओ होराइजन है, सॉरी। उसके बाद जो सबसे सेकंड लेयर है वो कौन सी, ये वाली लेयर जो है ये कौन सी है, ये ए होराइजन है। दिस इज द टॉप सॉइल, ठीक है ना। और फिर ये जो है ये क्या दिखा रहे हैं, जो रेडिश रेडिश है, जी हाँ, दिस इज जोन ऑफ लीचिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये एरिया कौन सा है, दिस इज एक्चुअली सी होराइजन। और अगर इसके हम नीचे और जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा आर होराइजन विच इज नोन एज बेड रॉक। अच्छा, हम एक टाइप ऑफ सॉइल्स तो पढ़ चुके हैं कि मतलब जिसके जरिए हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होते हैं। क्लाइमेट का मतलब ये है कि वो इलाका जो है, वो एरिया जो है, वहां पे बर्फबारी होती है, बारिश होती है, गर्मी होती है, क्या होता है, जिसकी वजह से जानवर भी आप जिस तरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे पोलर बेयर है, तो पोलर बेयर आपको जो है आपको एंटार्क्टिका या ऐसी जो है जहाँ पे 24 मतलब ये कि पूरे 12 महीने जो है आपकी बर्फ जो है वहां पर मौजूद हो रहती है, तो वहां पे पोलर बेयर्स मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पोलर बेयर्स नहीं मिलते। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वजह से कि बिकॉज पाकिस्तान इज अ सेमी एरिड कंट्री। सेमी एरिड का मतलब ये है कि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज्यादा हो रही है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन पाकिस्तान इज नेचुरली अ सेमी एरिड कंट्री, यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ का सॉइल भी अलग है। अगर आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमेरिका के इलाकों में जाएंगे, इंग्लैंड के इलाकों में जाएंगे, या उससे भी ऊपर की तरफ जाएंगे, आइसलैंड की तरफ जाएंगे, तो उधर का भी सॉइल जो है डिफरेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से हैं। अब पहला है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये कि अब ये सहारा डेजर्ट हो, या इवन पाकिस्तान के डेजर्ट्स हो, गोबी डेजर्ट हो, या उसके अलावा जो राजस्थान के डेजर्ट्स हो, या कोई भी डेजर्ट हो, तो अमूमन ये अब उसका बता रहे हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। इसमें 19-20 फर्क हो सकता है, और इवन जो है कभी कभार जो है फर्क ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये कि दिस इज एक्चुअली अ जनरल पिक्चर, ये एक जनरल पिक्चर दे रहा है कि किस टाइप के सॉइल्स जो है मौजूद होते हैं। अब क्या है इसमें डेजर्ट सॉइल के अंदर क्या होगा कि ये मोज़ेक होता है ऑफ क्लोजली पैक्ड पेबल्स एंड बोल्डर्स। मतलब ये कि यहाँ पे जो है आप देखते हैं पेबल्स एंड बोल्डर्स ज्यादा होते हैं। रेगिस्तान के इलाका, ये डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान के इलाके, ठीक है। वीक वीक ह्यूमस मिनरल मिक्सचर होता है। वीक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपको मिनरल मिक्सचर कम मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर कम मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर कम मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दरख्तों की ग्रोथ नहीं होगी, और इसी वजह से आप जब भी रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको कोई बड़े बड़े दरख्त नहीं दिखते, आपको बल्कि उल्टा कैक्टस दिखते हैं। और कैक्टस की जो पत्ते होते हैं, वो जिसको हम नीडल समझते हैं, दैट इज एक्चुअली अ लीफ। वो कैक्टस का लीव्स होते हैं, जो नीडल्स होते हैं। वो नीडल इसलिए बन गए हैं, वो चूंकि अडेप्ट करने के लिए कि वहां पे इतना सूरज चमक रहा होता है कि एवापोरेशन पानी जो है वहां से उनके पत्तों से ना चला जाए। तो इसी वजह से वो नीडल बन गए हैं, ताकि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया जाए, और साथ में वहां पे एवापोरेशन पानी की नहीं हो। इसी वजह से अगर कोई कैक्टस को तोड़ दे, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई जा रहा हो तो कैक्टस को तोड़ दे, तो उसको कैक्टस के अंदर से जो है पानी मिलेगा, बिकॉज पानी जो है रिटेन करता है कैक्टस, ठीक है। तो मतलब ये है कि डेजर्ट में जो है इस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे जो वाटर कंजर्व करेंगे, ना कि उस टाइप के आपको प्लांट्स मिलेंगे जो आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आप देखते हैं ना, बड़े बड़े पत्तों के जो है पूरे के पूरे जो है दरख्त मौजूद हैं, और वहां पे जो है इवन प्लांट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे जो है बारिशें ज्यादा होती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है दुनिया में। तो लेकिन डेजर्ट या रेगिस्तान के इलाकों में वहां पे कम बारिश होती है।
ये ड्राई ब्राउन एंड रेडिश ब्राउन होता है विद वेरिएबल एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, कैल्शियम एंड कार्बोनेट एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स। इसके डिपॉजिट्स जो है ये इरोडेड अपलैंड, मतलब ये कि इसके डिपॉजिट्स ना होने के बराबर होते हैं यहाँ पे। ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में होता है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है। और आपका ज्यादातर जो डेजर्ट के टाइप के सॉइल्स मिलते हैं, आपको मिलते हैं किधर? आपको मिलते हैं ये अफ्रीकन रीजन में। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज ग्रासलैंड। अभी हम जब उसमें बायोलॉजिकल साइट्स पे आएंगे, बायोस्फीयर में आएंगे, तो मैं आपको बायोम्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि बायोम्स का और इस टाइप ऑफ सॉइल का जो है लिंक है। क्योंकि बायोम्स का मतलब क्या है कि वहां पे कौन कौन सी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहां पे कौन कौन से जो है जिंदा जानवर, हयातियात मतलब जो वहां पे हयात हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड ये कौन से एरियाज है? या आपको पता है अफ्रीकन रीजन्स में होते हैं कुछ, जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़ी ग्रास होती है, जहाँ पे टाइगर छुपे हुए होते हैं। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में। तो इनका जो सॉइल होता है दैट इज मोर लाइकली अल्कलाइन इन नेचर होता है, डार्क होता है, रिच इन ह्यूमस। इसलिए रिच इन ह्यूमस होता है, इसी वजह से जो है ग्रास ग्रो कर रही होती है। ग्रास कभी भी जो है बैरन सॉइल में, बैरन सॉइल का मतलब है कि जो बंजर जमीन होती है, बंजर जमीन के अंदर जो है कभी भी ग्रास ग्रो नहीं करती है। उसी जगह ग्रो करती है जहाँ पे सॉइल जो है रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, मतलब वहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। ठीक है। यहाँ पे क्ले, कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो है इनकी जो डाउनवर्ड्स लेयर्स हैं, जो हमने लेयर्स पढ़े थे, तो उसके अंदर जो है क्ले एंड कैल्शियम कंपाउंड्स मौजूद है। और ग्रासलैंड सॉइल जो है ये सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। जी हाँ, पाकिस्तान में ग्रासलैंड टाइप ऑफ सॉइल मौजूद है। और पाकिस्तान की इसी वजह से जो है यहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, इसी वजह से यहाँ पे जो है मौजूद है कि यहाँ पे बारिशें होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, सिवाय क्लाइमेट चेंज को छोड़ के। मैं आपको नॉर्मल बात बता रहा हूँ, नॉर्मली पाकिस्तान में बारिशें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। अपर एरियाज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द एरियाज की बात कर रहा हूँ। अब टाइप ऑफ सॉइल्स में थर्ड टाइप ऑफ सॉइल हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि लगातार बारिशें ही हो रही हैं। जिस तरह का आपको याद होगा वेस्ट इंडीज, बल्कि मैं क्रिकेट की ही एक आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि जब भी वेस्ट इंडीज में कोई वर्ल्ड कप होता है तो हमेशा बारिश की नजर नजर हो जाता है, क्योंकि वहां पे बारिशें जो है लगातार 12 महीनों में चलती रहती है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा भी 6 महीने आए या 4 महीने आए जिसमें बारिशें ना हो। कम बारिशें जरूर हो सकती है, लेकिन ये कि बारिशें जो है वहां पे चलती ही रहती हैं। इधर का सॉइल जो है एसिडिक इन कलर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, लाइट कलर्ड ह्यूमस होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का मिक्सचर मौजूद है। और ये ज्यादातर ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ये याद रखिएगा, जो भी ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर से बात कर रहे हैं। इक्वेटर वो है, जो वो लाइन है जहाँ पे लगातार जो है सूरज की जो है तकरीबन जो है मतलब सूरज तो ऑब्वियसली चमक रहा है, हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है रेज जो है जल्दी पहुंचती हैं। अर्थ के दूसरे पार्ट्स में सूरज की रेज देर से पहुंचती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है सबसे जल्दी पहुंचती है सूरज की रेज, और काफी इंटेंस होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे गर्मी होती है। आपने देखा है वेस्ट इंडीज में गर्मी होती है, क्या कहते हैं, अमेजोन ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट जो है जितने भी, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिड एरिया होता है। वहां पे ह्यूमिड का मतलब ये होता है कि वहां पे वाटर जो है एवापोरेट भी हो रहा होता है, और वहां पे बारिशें भी हो रही होती है लगातार। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ जिसका जिसकी वजह से आप एक सीजन आपको पता है जिसको हम कहते हैं ऑटम। ऑटम वो सीजन है जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं। तो हर दरख्त जो है अपने पत्ते नहीं झड़ाता, मतलब उसके हर दरख्त के पत्ते नहीं झड़ते। उल्टा कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये कि पूरे 12 महीने जो है वो दरख्त के पत्ते मौजूद रहेंगे। लेकिन ये कि कुछ ऐसे भी दरख्त होते हैं जहाँ जिसके जो है पत्ते झड़ रहे होते हैं, और झड़ने की वजह से हम इसको कहते हैं डेसिडुअस। कि ये जो है कुछ 6 महीने तक जो है इसके पत्ते ग्रीन रहते हैं, 6 महीने के बाद जो है ये झड़ जाते हैं। और झड़ने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट लिटर जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। ये फॉरेस्ट लिटर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ज्यादा झड़े हुए पत्ते मौजूद होते हैं, और इसका फायदा क्या होता है कि ये इसके अंदर झड़े हुए पत्तों के अंदर भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है।
तो जब भी ये अगर अंदर सॉइल के अंदर धंस जाए और फिर उसके बाद बैक्टीरिया वर्क करके इसको जो है तोड़ता है, जब इसके मिनरल्स को और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, तो ह्यूमस जो है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो है का जो मिक्सचर है, वो ज्यादा वहां पे जो है इनरिच होता है। तो इसलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है काफी वहां पे भी बड़े बड़े दरख्त मौजूद होते हैं। इसका जो है कलर जो है लाइट ग्रेश ब्राउन होता है। सिल्ट लूम मतलब ये कि ये जो है ये अच्छा यहाँ का टाइप का सॉइल होता है बिकॉज ऑफ मल्चिंग। ये एक नेचुरल मल्चिंग है। नेचुरल मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद पत्ते झड़ रहे हैं, वो खुद ब खुद पत्ते जो है जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो खुद जो है उसको दोबारा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल में जो नए पत्ते बन रहे हैं या दोबारा से उसको अगर मिनरल की जरूरत है, तो वो खुद ही अपने ही झड़े हुए पत्तों के मिनरल्स या अपने झड़े हुए पत्तों के ऑर्गेनिक मैटर को ले सक रहा है दरख्त। डार्क ब्राउन क्ले है, फर्म क्ले होता है। ग्लेशियल डिपॉजिट्स का मतलब ये कि कभी कभार ये वो ग्लेशियल का ये है कि यहाँ पे ये वो एरिया है जिसको आप कहेंगे जहाँ पे बर्फबारी भी हल्की सी होती है। तो यहाँ पे कभी कभार जो है बर्फ की जो बेड रॉक होता है, जिसकी हम आर होराइजन की बात करते थे, कभी कभार बेड रॉक में जो है फ्रोजन बेड रॉक भी मौजूद होता है। ये ह्यूमिड और माइल्ड क्लाइमेट के रीजन्स में पाया जाता है। मतलब ये कि ये ज्यादातर उस जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे बारिशें भी होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन होती हैं, नॉर्मल होती है। और लेकिन जिधर का टेम्परेचर जो है नेचुरली कूल है, मतलब ये कि उनका टेम्परेचर जो है पाकिस्तान की तरह या डेजर्ट रेगिस्तान की तरह जो है शूट नहीं करता, बल्कि जो है कि वो ओवरऑल जो है हल्का सा जो है वहाँ पे जो है सर्द जो है रहता है। मतलब यहाँ के वहाँ पे सर्द रहने का मतलब ये कि वहाँ पे हल्की सी सर्दी लाजमी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। अ, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है कॉनिफरस फॉरेस्ट। ये जो है आप हमेशा जब भी नारायण कागान देख जाते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा उस टाइप के बड़े बड़े दरख्त दिखते हैं जो आपको ना किसी भी दूसरे इलाके में नहीं दिखते। ना आपको कराची में दिखते हैं, ना आपको सिंध में दिख रहे होते हैं, पंजाब में भी नहीं दिख रहे होते हैं, बल्कि हर पहाड़ के इलाकों में दिख रहे होते हैं जहाँ पे अमूमन जो है क्लाइमेट जो है सर्द ही रहता है। अमूमन कभी कभार गर्मी पड़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन जैसे कि मरी का एरिया है, भूरबन का एरिया है, या नारायण कागान के एरिया है, तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट हमेशा जो है सर्द वाला ही रहता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है, कौन सा टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है, जिसके अंदर कॉनिफरस जो है फॉरेस्ट होता है। कॉनिफरस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे पाइन वुड के जो दरख्त होते हैं वो कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। इसका जो है एसिड होता है, ये एसिड लिटर इसके अंदर मौजूद होता है, और ये इसका ह्यूमस भी होता है लाइट कलर्ड। ये याद रखिएगा, जो भी लाइट कलर्ड है वो ज्यादातर जो है एसिडिक इन नेचर होगा, और जो ज्यादातर डार्क कलर्ड है वो अल्कलाइन इन नेचर है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ह्यूमस क्या है, ये इसके अंदर ह्यूमस भी पाया जाता है इनके मतलब बेड रॉक से अबव जो लेयर है उसमें। और उसके साथ जो सब सॉइल है उसकी बात कर रहा हूँ। और ह्यूमस और आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड से पाया जाता है। ये हमेशा ह्यूमिड एंड कोल्ड क्लाइमेट से पाए जाते हैं। ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, यहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है, जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, क्लाइमेट जहाँ पे ज्यादा इतना ज्यादा तब्दील नहीं होता है। हमें तो लग रहा होता है कि धूप लग रही है तो हल्का सा हमें गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर जो है अमूमन कम ही रहता है। थ्रेट्स टू सॉइल। अब थ्रेट्स टू सॉइल में हम किस पे आ रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमारा जो सॉइल है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ये कि तबाह हो रहा है। नंबर वन उसकी जो है डिग्रेडेशन है। व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्लाइंस 20% ऑफ अफ्रीका एंड एशिया लाइट टू मतलब ये मॉडरेट किस्म में जो है यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, जब आप सॉइल को जो है फ्लो नहीं करेंगे, फ्लो का मतलब ये कि अगर आप मिनरल्स को मिक्स नहीं करेंगे या आप उसको सॉइल को जो है जरखेज बनाने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, नेचुरल इकदाम भी होते हैं, नेचुरल कंपोस्टिंग भी होती है, सस्टेनेबल कंपोस्टिंग भी होती है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पे जो है अमूमन प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती है और साथ में जो है सॉइल भी डिग्रेडेशन होती है। 25% इन सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका होता है। अब इनके कॉजेज क्या है, थ्रेट्स क्या है, मतलब ये कि सॉइल तबाह क्यों हो रहा है। सॉइल तबाह होने की नंबर वन रीजन है इरोजन। इरोजन का मतलब ये है कि भाई आपने पूरा एग्रीकल्चरल जो है आपने फार्म बना दिया, आपने पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड्स बना दी हेक्टर पर हेक्टर। ठीक है, मतलब ये कि आपने मीलों मील तक जो है आपने पूरा
जो है एग्रीकल्चरल फार्म लगा दिया, लेकिन आपने जो है दरख्त प्लांट नहीं किए। आप दरख्त, चूंकि दरख्त प्लांट करने से क्या होता है कि दरख्त की रूट्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो जब भी अगर कभी सैलाबी रेला भी आ रहा होता है या अगर कोई बारिश भी हो रही होती है, तो दरख्त जो है वो एक डिफेंस देते हैं उसके खिलाफ के जो सॉइल है वो सॉइल की टॉप लेयर को जो है बहा के ना ले जाए। लेकिन बिकॉज चूंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कल्चर, हमारे यहाँ अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं जिसकी साइंटिफिक बेसिस बहुत कम होती है, उसकी वजह से हमारे किसानों को जो है सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो अब क्या होता है कि जब भी बारिश आई, ज्यादा तेज अगर बारिश हुई या अगर कोई तूफान भी अगर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लडिंग हल्की, अगर पानी पानी अगर थोड़ा सा भी तेज जाएगा तो सॉइल की टॉप लेयर जो है, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो जो है उसको ए होराइजन जो है उसको वो क्या कर देगा, उसको वो ले जाएगा। और जब ए होराइजन ले जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो जगह है वो अब क्या हो गई, वो हो गई बंजर बन गई, वो जरखेज नहीं रही। अब दोबारा से किसान को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा उसकी उस टॉप सॉइल को रीडेवलप करने के लिए। न्यूट्रिएंट डिप्लीशन का मतलब यही है कि यहाँ पे आपने जो है सस्टेनेबल वे में न्यूट्रिएंट्स को जो है आपने सॉइल नहीं दिया, मतलब न्यूट्रिएंट्स में जो है आपने न्यूट्रिएंट्स के जो है आपने सॉइल के अंदर नहीं डाला है। अमूमन जो है हम लोग सिंथेटिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, इस तरह के इंडस्ट्रियल मेड यूरिया डालते हैं जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है जानवरों को और प्लांट्स को भी, और फायदा थोड़ा कम होता है। लेकिन ये कि अगर सस्टेनेबल अगर हम करें, नेचुरल वे में अगर हम न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करना शुरू करें, रिप्लेनिश का मतलब ये कि हम उसको दोबारा से जो है न्यूट्रिएंट की लेवल को बढ़ाना शुरू करें, तो हमारे लिए जो है फायदा होगा। नेचुरल वे क्या होता है, मेन्यूअर, मेन्यूअर होता है ना, जो आप देखते हैं कि आप अपने इलाके में देख रहे होते हैं कि लोगों ने जो है अपने गार्डन को बनाने के लिए वहां पे जो है मेन्योर लगा दिया है जिसकी बदबू भी काफी ज्यादा होती है। ऐसी होती है जरा के इट इज इस तरह के गोबर टाइप की जिसकी बदबू होती है। दैट मेन्योर इज एक्चुअली अ नेचुरल वे जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डिप्लीशन रोकी जा सकती है। सेलेनाइजेशन का मतलब क्या है, ओवर यूज ऑफ यूरिया, आर्टिफिशियल थिंग्स आपने ज्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं जिसकी वजह से जो है वहां पे जो सॉल्ट की क्वांटिटी है, मतलब जो पानी है या जो आपका सॉइल है वो ज्यादा सॉल्टिश हो गया है, और इसी वजह से टॉप लेयर जो उसकी सॉइल की होती है वो हल्की सी सफेद हो जाती है। और सफेद होने का मतलब क्या होता है कि अब वो जो वो सॉइल है वो खराब हो गया और वहां पे सेलिनिटी जो है बढ़ गई है। एसिडिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि अमूमन जो है ज्यादातर जो ग्रो करते हैं आपके फ्रूट्स और आपके यूजफुल जो आपकी वेजिटेबल्स हैं और यूजफुल जो प्लांट्स और ट्रीज आपकी जो ग्रो कर रही होती हैं या ऑर्चर्ड्स भी आपके ग्रो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एल्कलाइन सॉइल में करते हैं। तो एसिडिक होने की वजह से जो है किसान कभी कभार लाइम इस्तेमाल करते हैं। लाइम क्या करता है, लाइम इज एक्चुअली अ नेचुरल अल्कलाइन सोल्यूशन। तो लाइम को इस्तेमाल करके जो है वह एसिडिटी सॉइल की कम करते हैं ताकि फिर से जो है वो जो जमीन है वो सरखेज हो। पोल्यूशन, पोल्यूशन वही है कि मिसाल के तौर पे आपकी एयर पोल्यूशन से भी जो है आपका सॉइल इम्पैक्ट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की पोल्यूशन है, या आपके ग्रीन हाउस गैसेस की एक्सेसिव पोल्यूशन है, या आपके दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिस तरह के आप जिस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर उसकी तादाद ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को जो है पोल्यूट कर देते हैं, सॉलिड को एसिडिफाई कर देते हैं। एसिडिफिकेशन में एक मेन चीज ये भी है कि एयर पोल्यूटेंट्स जो है कभी कभार सॉइल को एसिडिफाई करने में मदद करते हैं। बाकी जो पोल्यूटेंट्स जो लैंड पोल्यूशन करते हैं उसमें यह है कि इंडस्ट्रियल जो भी डिस्चार्ज होते हैं, अगर वो जो है पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, या डंपिंग साइट्स उन्होंने बनाई है जहाँ पे वो खराब चीजें, खराब पोल्यूटेंट्स को डंप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सॉइल जो है टॉक्सिक हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। और अगर उसके जरिए कोई चीज ग्रो भी की जाएगी तो इंसान को या जानवरों को नुकसान देगी। ठीक है, सॉइल इरोजन की हमने यहाँ पे बात कर दी थी, विंड एयर की वजह से होता है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिसेस जो है ये आप देख सकते हैं कि ये टॉप लेयर जो है चली गई है, देख रहे हैं ना, ये हल्का सा पानी का झपका है चूंकि बिकॉज यहाँ पे दरख्त नहीं है। अगर यहाँ पे दरख्त इम्प्लांट किए जाते साथ में, तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही होती है, और जब भी अगर पानी तेजी से भी अगर आ रहा होता है किसी भी वजह से, बारिशें ज्यादा होने की वजह से, या अगर माइनर या मेजर फ्लडिंग भी होती है, तो उसकी वजह से भी अच्छे खासे सॉइल को जो है वो दरख्त की शाखें जो हैं, जो उसके रूट्स जो हैं, वो अंडरग्राउंड से तौर पे जो है उसको रोक के रखते हैं कि वो जो है
वो सैलाब के जरिए चले ही ना जाए। ठीक है। हैवी हर्बिसाइड यूज, ये भी आता है कि पेस्टिसाइड्स या हम हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवरों कीड़ों मकोड़ों से अपना जान छुड़ाने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हम सॉइल को जो है खराब कर देते हैं। और मतलब ये कि लिविंग फील्ड्स फैलो, मतलब ये कि हमने उसको खोद के छोड़ दिया और हमने उसमें जो है प्लांटेशन नहीं की, तो उसकी वजह से भी जो है काफी नुकसान हो सकता है। रेल एंड शीट इरोजन होती है। दो टाइप की सॉइल इरोजन होती है। शीट इरोजन वो होती है जो सरफेस की वाटर मूव्स डाउन अ स्लोप, थिन यूनिफॉर्म शीट्स ऑफ सॉइल आर रिमूव्ड। ये देख रहे हैं, ये जो है ये थिन सॉइल जो है इसको रिमूव कर रहा है। ये देख रहे हैं, मल्टीपल शीट इरोजन जो है इस तस्वीर में दिखाई जा सकती है। अच्छा, रेल इरोजन जो है लिटिल रिवलेट्स, रिवलेट्स का मतलब ये कि जैसे छोटा सा रिवर बन गया है, लेकिन रिवर नहीं है, लेकिन रिवर जैसा दिख रहा है। गैदर एंड कट स्मॉल चैनल्स, यहाँ ये इसको मैं कह रहा था, ये शीट इरोजन है। और ये जो सबसे बड़ा दिखा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली रिल इरोजन। ठीक है। तो इसी एक तस्वीर के अंदर शीट इरोजन एंड रिल इरोजन दोनों दिखा दिया है। आज के लिए इतना ही है, और सॉइल का आपका टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपके लिए तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। टेक केयर एंड गुड बाय।